वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास EMRS एग्जाम का हॉस्टल वर्जन जो पोस्ट है उसके अंदर का एक टॉपिक है पॉक्सो एक्ट। उसके अंतर्गत जो विभिन्न इंपॉर्टेंट धाराएं और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं थ्योरी बेस्ड वो हम देखेंगे, वो हम कवर करेंगे। बहुत ही क्विक क्लास होगी, रिवीजन टाइप है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा। काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि धाराओं की धारा बहुत ज़्यादा है। जितने भी पॉक्सो एक्ट में देखेंगे हम काफ़ी धारा है, तो कितना याद करें। तो उसी पे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ धारा है वो लेके आया हूँ मैं। इसे देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि धाराएँ ज़्यादा नहीं आएंगी एग्जाम में आपके 1 या 2 मार्क्स, क्योंकि 10 नंबर का पॉक्सो एक्ट, उसके अंदर सब टॉपिक और टॉपिक मेन टॉपिक मिला लें तो 12-13 टॉपिक हो जाते हैं। उसके अंदर अगर देखें तो धाराएं ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी। जो भी लॉज है तो वो आप इस साइड में रखिए और लास्ट टाइम रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। 1-2 मार्क्स का आएगा, मेरे ख्याल से 2 नंबर बहुत है इसके लिए, सेक्शन वाइज जो कि लॉज हैं और जो भी इससे रिलेटेड है। बाकी थ्योरीज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। जो मेन चीज़ है वही चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं ये, इसी का हम कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड फैक्ट है वो देखेंगे हम, और इसी में से ही जितनी भी इंपॉर्टेंट जो लॉज होंगे, धारा होंगी, वो मैं बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। मेरे पास जो भी बुक है और जो भी थ्योरीज मैंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत कौन से लॉज आते हैं और क्या है इसके अंदर धारा है और क्या फैक्ट है। सबसे पहले धारा 1 में हम बात करें तो नाम, विस्तार और प्रारंभ आता है। किसी भी सेक्शन में आप देख लीजिए, धारा 1 में उसकी परिभाषा लिखी रहेगी और मेन चीज़ें उनकी कब से प्रारंभ हुई, मतलब किस ईयर में वो आया, कब राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, तो वो भी चीज़ें बताऊंगा मैं। सबसे पहले देख लीजिए इंपॉर्टेंट धारा है। उसके बाद धारा 4 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमला आता है, जिसमें अगर जो हमलावर है वो 16 वर्ष से कम आयु वाले पे चीज़ें अपराध करता है तो उसे 20 वर्ष का कारावास मिलेगा और कुछ आर्थिक दंड भी जुड़ा होता है इससे। उसके बाद धारा 6 के अंतर्गत हमारा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, जिसमें दंड का जो विधान है, अगर 12 वर्ष से कम आयु वाले के साथ ये चीज़ें होती हैं, घिनौनी चीज़ें, और जो भी अपराधी है तो उसको मृत्यु दंड मिलता है। उसके बाद हम धारा 7 के अंतर्गत देखें तो एक लैंगिक हमले से रिलेटेड है और इसका दंड है वो धारा 8 में दिया गया है। धारा 9 के अंतर्गत गुरुतर लैंगिक हमले की बात की गई है। धारा 11 से 15 तक लैंगिक अश्लील चीज़ों के ऊपर ही जो सजा है और जो डिफाइन किया गया है वो है धारा 11 से धारा 15 तक। 11 देखते हैं क्या है। 11 है अश्लील साहित्य दिखाना, तो ये अपराध माना जाएगा धारा 11 के अकॉर्डिंग, और इसकी जो पुलिस के पास जो अपराध दर्ज होगा वो धारा 19 के अंतर्गत होगा। उसके बाद धारा 24 की बात करें हम तो बालक के जिसके जो अपराध जिस पे हुआ है तो कोशिश यही की जाती है कि जो उसके निवास स्थान पे बयान लिया जाए जाके, जो उसकी पसंदीदा जगह हो, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। उसके बाद 35 पे बात करें, धारा 35 पे, तो बालक के जो साक्ष्य हैं वो जो न्यायालय है उसके संज्ञान में 30 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए। उसके बाद धारा 37 की बात करें हम तो जो भी रिलेटिव हैं और जो भी जिस पे अपराध हुआ है मासूम पे, उनको हम एक बंद कमरे में रिलेटिव के साथ न्यायालय अपना विचार प्रस्तुत करेगा या जो भी निर्णय देगा। उसके बाद धारा 34 के अंतर्गत बोन ओसिफिकेशन परीक्षण होता है एक तरह का। विधिक काउंसलिंग की सहायता लेने के लिए बालक को अधिकार धारा 40 के अंतर्गत है। उसके बाद देख लीजिए असली, जैसे मैंने कहा 11 से 15 तक आपका अश्लील चीज़ वाली आ जाएंगी। उसके बाद अश्लील प्रयोजनों, धारा 13 के अंतर्गत अश्लील प्रयोजनों के लिए अगर बालक का यूज़ हो रहा है, उपयोग हो रहा है, तो उसके अंतर्गत आती है धारा 13 के अंतर्गत। तो इसका दंड धारा 14 के अंतर्गत दे रखा है। दंड के बारे में मैं बताऊंगा, अभी पहले देख लीजिए। धारा 15 के अंतर्गत अश्लील साहित्य, चलचित्र सामग्री उसे जुटाना या आगे भेजना, ट्रांसफर करना किसी के पास भी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली यहाँ पे। तो अगर वो चीज़ें आप करते हो, उसकी वीडियोज़ या फिर फोटोज़ कुछ भी ट्रांसफर इधर उधर करते हो, तो दोनों को ही सजा हो सकती है। मिनिमम आपका 5,000 रुपये जुर्माना और हो सकता है, और 10,000 जुर्माना दूसरी बार में होगा, और 3 वर्ष से 7 वर्ष का आपको कारावास भी मिल सकता है। ये चीज़ें इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ देखते हैं। मिलेगा आपको स्टार्टिंग में धारा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पहला है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट है। इसके अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर 2019 को ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। उसके पहले ये संपूर्ण भारत में था, और इसकी राष्ट्रपति को स्वीकृति जो मिलती है वो 29 जून 2012 को मिलती है। इंपॉर्टेंट है ये। और अधिनियम को परिवर्तन में कब आया, तो 14 नवंबर 2012 को आया था ये। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, नीचे जो पोर्शन है यहाँ। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय एवं 46 धाराएं हैं, और ये जो यूएन में है वहाँ पे जो भारत सरकार ने भी इसे 11 दिसंबर 1992 को ये अंगीकृत किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत है ये धारा 1 में वही नाम, विस्तार, किसने कब लागू हुआ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ और भी बता दूं, धारा 2 के अंतर्गत बालक आता है, और ये अलग अलग जो भी टॉपिक इसमें दे रखे हैं उसके अंतर्गत 2 में ही आएगा, लेकिन किसी में ए में आ रहा है, किसी में बी में आ रहा है, किसी में सी में आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर 2 पूछा जाता है कि किस में है, तो धारा 2 में बालक का परिभाषा दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बाल विवाह निषेध अधिनियम में कुछ नियम बनाए गए थे, उसकी अवज्ञा के ऊपर क्या हो सकता है क्या नहीं, वो चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से शॉर्ट में क्या है। अगर कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है तो 2 साल की तक कारावास मिल सकता है, 1,000 रुपये या दोनों आर्थिक दंड मिलेगा। उसके बाद इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जो होंगे, यहाँ पे धाराएं भी देख लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट दंडनीय जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे और जमानत नहीं होगी इसमें। और ये धारा 15 में लिखा है, विवाह समझ लीजिए, बाल विवाह प्रतिषेध निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत है ये। उसके बाद धारा 18 के अंतर्गत सद्भावना में कोई ऐसी चीज़ें करता है तो उसकी कार्रवाई नहीं होगी उस पर। धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकार इस पर नियम बना सकती है। और धारा इसमें देख सकते हैं, और इस नियम के अंतर्गत है कि महिलाओं को कोई कारावास का दंड नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ आर्थिक दंड देकर छोड़ दिया जाएगा अगर वो इस चीज़ों में संलिप्त होती हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल निषेध अधिनियम 2006 का है, सभी जानते हैं ये। इसका विस्तार सभी भारत के पूरे संपूर्ण भारत में है और भारत के नागरिकों पर यह लागू होता है। उसके बाद वो चाहे कहीं भी रहें। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 10 जनवरी 2007 को मिली थी। उसके बाद अधिनियम में परिवर्तन देख लीजिए कब आया, 1 नवंबर 2007 को आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्या है, जो कि इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हम पहले धारा देख लेते हैं। धारा 1 में वैसे ही नाम विस्तार सब है। धारा 2 के अंतर्गत बालक है, 2 का बी में या 2 का 2 में, जैसे देख सकते हैं आप। मैंने कहा 2 में बालक ही आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद ए बी सी डी ये सब क्लॉसेज है जो इसके अंतर्गत आएंगे। ये 2 का बी मान लीजिए या 2 का बा सा जो भी हो, फिलहाल ये मानिएगा 2 के सेकंड में बालक है। उसके बाद धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। धारा 7 में कार्य के घंटे एवं समय निर्धारित है कि सुबह 8 से शाम को 7 बजे के पहले ही काम किया जा सकता है। 5 घंटे काम होगा, छुट्टी वो लंच मिला के 6 घंटे एक दिन में काम। 3 घंटे से ज़्यादा बालक से 1 घंटे रेगुलर आप काम नहीं करा सकते हो। उसके बाद धारा 8 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश दे रखा है। धारा 11 के अंतर्गत रजिस्टर बनाना, जिसमें बालकों के नियोजन से संबंधित आपको जानकारी देनी पड़ेगी। धारा 14 के अंतर्गत आपको दंड प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 वर्ष कारावास अगर आप आप अगर दंडित किए जाओगे तो 1 वर्ष कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना होगा, जो कि सेकंड टाइम में बढ़ के 6 महीने से 2 साल का कारावास और बढ़ जाएगा और 20,000 रुपये तक आपका जुर्माना जा सकता है। ये एक शॉर्ट बताया जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है लॉ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट का वो है। इसको भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि धारा बहुत ज़्यादा है, पढ़ते पढ़ते आप भूल जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका पूरा तैयार होगा, थ्योरी पार्ट भी मैं यहीं कवर करवा दूंगा आपको, एक रिवीजन टाइप है आप, और यहीं से आपके ऑप्शन बनते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से। जिसने 14 वर्ष आयु पूरी ना की हो वो बाल श्रम के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं, जो सलाहकार समिति होती है उसकी बात कर रहा हूँ। टोटली 11 सदस्य हो जाते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद देखिए कम से कम 1 घंटे का विश्राम जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया। 3 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते हुए धारा 7 के अंतर्गत दे रखा है। उसके बाद देखिए बालक 6 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा, सुबह 8 से 7 के बीच में काम नहीं करेगा, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो मेन है वो देखिए यहाँ पे नीचे साइड, बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 में कुल कितनी कितनी धाराएं और अनुसूची है, तो 26 धाराएं और 1 अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद स्वीकृति कब मिले वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति से 23 दिसंबर 1986 को मिलती है, और परिवर्तन इसमें जो आता है, परिवर्तन 26 मई 1993 को आता है। इसमें 4 भाग 26 धाराएं 1 अनुसूची है। तो मैंने कहा ना धाराएं बहुत हैं, आप पढ़ते पढ़ते बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए जो इंपॉर्टेंट धाराएं वही देखिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति 1986 23 दिसंबर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है नैतिक व्यापार अधिनियम 1956। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, नैतिक व्यापार अधिनियम 1956, ये डेट जरूर याद रखिएगा, उसके साथ जो लगा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसके अंदर देख लीजिए क्या है, क्या प्रतिबंध लगाया गया और क्या बात की गई है। जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बालकों द्वारा की गई रिश्वत की कमाई पर रहता है तथा उसे न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है, ये धारा 4 के अंतर्गत लिखा है। उसके बाद अधिनियम की धारा 15 में वारंट के बिना तलाशी का प्रावधान नहीं दिया गया है। मान लीजिए कहीं भी कोई कृत्य चल रहा है तो वहाँ भी एक नियम के थ्रू ही आप जाते हो। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अपराध का संज्ञेय बनाया गया है। 22 के अंतर्गत विचारण महानगर मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, अगर ये ऐसा कुछ आपत्ति चीज़ें आती हैं तो। धारा 23 के अंतर्गत राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वयन करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित बना सकता है, जैसा कि इसमें लिखा है। सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं। वैश्विक एक तात्पर्य है कि व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए या धन के लिए अन्य प्रकार के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का शोषण हो और किसी व्यक्ति विषय का प्रबंध करता है या चलाता है तो या किराए पे देता है, तो धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, और उसी के बारे में नीचे सारी चीज़ें थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का है ये। चलिए देखते हैं इसमें इसके अंतर्गत क्या है। ऐसे तो बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन जो मैंने कलर मार्क किया है प्लीज़ आप वही थोड़ा सा ज़्यादा देखिएगा ध्यान से। पहले में मैंने क्या बताया कि पहले में हमेशा आपका कब पारित किया गया का संक्षिप्त नाम विस्तार ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद दूसरे में बालक के विरुद्ध परिभाषा आती है। चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं। उसके बाद धारा 3 देखिए। धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद ये देखिए अध्यक्ष को उसके पद से धारा 7 में हटाने की बात कही की गई है। उसके बाद अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना। उसके बाद देख लीजिए सब ऐसे ही है। उसके बाद 13 देखिए,
13 आयोग के कार्य दे रखे हैं। उसके बाद जांच से संबंधित शक्तियां 14 में हैं। 15 में देख लीजिए जांच के पश्चात कार्रवाई की बात की गई है। फिर 16, 17, 18 देख लीजिए इंपॉर्टेंट है जो आयोग के वार्षिक रिपोर्ट की बात की गई है। इसमें राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन की बात की गई है 17 के अंतर्गत, धारा 17 के अंतर्गत। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 18 के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसके बाद वेतन और भत्ते धारा 20 में क्या आ गया है, उसका जो जरूरी है मैंने उसी पे मार्क किया है। धारा 25 के अंतर्गत बालक न्यायालय स्थापित होगा। उसके बाद देख लीजिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान धारा 27 में है। राज्य सरकार अनुदान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुदान 27-28 राज्य, केंद्र और राज्य दोनों का अनुदान है। उसके बाद हम आते हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्देश है जो वो है। उसके बाद 35 और 36 देखिए, धारा 35-36 केंद्र सरकार का नियम बनाने की शक्ति है और राज्य सरकार को नियम बनाने की भी शक्ति है। तो 35-36, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धारा थी जो मैं आपके लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चलिए आरटीआई एक्ट देख लेते हैं और दंड विधि अधिनियम 2013 का क्या है। जो मैंने आपको धाराएं की चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको और भी चीज़ें पढ़ना हो तो आप उसमें देख सकते हो, सिर्फ मार्क किया हुआ ही नहीं, क्योंकि स्क्रीन रोक के स्क्रीनशॉट लेके उसे याद कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं हमारा 6 पॉइंट, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए कुछ इसका देख लेते हैं कि कब पारित हुआ, कब क्या हुआ। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। एक बात याद रखिएगा, जितने भी बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होंगी, चाहे वो बाल श्रम हो गया, ये 6 से 14 वर्ष वाला जैसे शिक्षा के लिए लिखा है, तो वहाँ 14-14 वर्ष ही है, ध्यान रखिएगा। विवाह वाले में 21 से 18 है और बाकी यौन वाले में जो अपराध करते हैं ये सब, उनके में 18 है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 21 ए जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2022 के अकॉर्डिंग, और जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। देख सकते हैं इसमें, देख लीजिए क्या क्या है। 26 अगस्त 2009 को ये स्वीकृत हुआ था राष्ट्रपति को और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इसमें कुल कितनी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल अध्याय 7 है, 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये धाराएं, अध्याय और अनुसूची, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इस अधिनियम के भारतीय गणराज्य के 64वें वर्ष अधिनियमित हुआ था। चलिए देखिए इसको स्वीकृति कब मिले वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसी कटिंग दिखा रहा हूँ आपको। राष्ट्रपति की स्वीकृति 2 अप्रैल 2013 को मिलती है। अधिनियम जो परिवर्तन होता है 3 फरवरी 2013 को है। उसके बाद संशोधन किया गया निम्नलिखित विधियों के द्वारा। क्या है इसमें ये देखिए, भारतीय दंड जो संशोधन है उसका बता रहा हूँ मैं, इसके अंतर्गत क्या संशोधित हुआ, किसमें अलग से नियम बने। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित विधियों में संशोधन किया गया। सबसे पहला संशोधन है भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड विधि संशोधन करके रख दिया गया, जिसे कहा गया दंड विधि अधिनियम 2013 का। चलिए इससे जुड़ी नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। इस नियम में क्या क्या कहा गया वो देखिए। धारा 100 के अंतर्गत इसमें क्या कहा गया है, ये भारत दंड संहिता में बता रहा हूँ संशोधन में क्या है। धारा 100 के अंतर्गत तेजाब फेंकना अथवा तेजाब फेंकना, उसको सहायता करने वाला जिसने तेजाब दी है और हमलावर की इसमें मृत्यु की मांग की गई है, जो इसमें क्लॉज में दिया गया है वो चीज़ें हैं। आप जो भी अधिकार है वो मृत्यु मांग सकते हैं और अन्य क्षति का भी अधिकार है, अगर जिसके ऊपर फेंका गया है वो जैसा मांग करेंगे। बट रियल में ऐसा होता नहीं है, बहुत झेलना पड़ता है और सरकार भी नहीं सुनती। उसके बाद हम देखते हैं 354 अधिनियम में। उसके बाद धारा 354D में आइए, स्टॉकिंग के लिए आया है, पीछा करने के लिए। जब कोई स्त्री पीछा करता है या इंटरनेट हो, ऑफलाइन ऑनलाइन हर चीज़ के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना के किसी अन्य प्रकार के प्रयोग का अन्वेषण करेगा या पीछा करने का अपराध करेगा, तो पहली बार में उसे 3 वर्ष का कारावास मिलेगा और जुर्माने के साथ। दूसरी बार अगर ऐसा अपराध करता है तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना सहित। तो ये चीज़ें हैं और बाकी धाराएं ये हैं, आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट हमारा बच्चों का चार्टर, राष्ट्रीय चार्टर, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें धाराएं हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चलिए इस टॉपिक को भी देखते हैं क्या है ये। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देख लेते हैं पिछले से रिलेटेड, जैसे भारत दंड संहिता 1860 की धारा 354D में पीछा करने से संबंधित है, जैसा मैंने बताया आपको। बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने 22 अगस्त 1974 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेके आया हूँ कटिंग, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो परियोजना प्रधानमंत्री जी की थी, वो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत से प्रारंभ होती है, जो कि जीके में क्वेश्चन बन सकता है हमारा, जो 10 नंबर का पोर्शन है। उसके बाद देख लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश 250 रुपये प्रति वर्ष है और अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष की जा सकती है इसे।
चलिए चार्टर एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने चाहिए। अनुच्छेद 21A में जैसे 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 23 में बालकों सहित मानव तस्करी का जो निषेध है वो प्रावधान बताया गया है। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है और यदि वो किसी खतरनाक व्यवसाय में लगे हों तो। उसके बाद चलिए कुछ निर्देशात्मक सिद्धांत देख लेते हैं। अनुच्छेद 39E में राज्यों को नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि कम आयु के बालकों को सुरक्षा दे। 45 के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को पूर्व बाल काल की देखरेख एवं शिक्षा देने का प्रयास करेगा, राज्य करेगा ये। उसके बाद 51 एक काम में देख लीजिए। 6 से 14 वर्ष तक माता पिता अभिभावकों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। 51 से जो स्टार्ट हो जाती है, जो हमें ज़्यादातर हमें ड्यूटीज़ के लिए कहती है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अपनी तैयारी करते रहिए। कोशिश कीजिए कि शॉर्ट टाइम में ये चीज़ें खत्म कर दूं और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप पीछे छोड़ नहीं सकते हो। एक रिवीजन टाइप है आपका, आपने पढ़ लिया होगा तो आपका रिवीजन आराम से अच्छे से हो गया होगा। जो क्लास बताई है मैंने, काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि इस पर भी क्लास लेके आइए, तो मैंने वो धारा और चीज़ें कुछ इंक्लूड की है जो कि इंपॉर्टेंट थी टॉपिक से रिलेटेड। जैसा रहेगा आगे वीडियो आएगी और अपना पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।